हेलो ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले एक न्यू वैकेंसी जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की तरफ से वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट है आपका ऑफिस अटेंडेंट ओए पोस्ट के लिए। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं इस पोस्ट के लिए, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। याद रखिएगा, इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये ग्रुप सी की पोस्ट है, सबसे पहली बात। ठीक है, आपको ऑनलाइन इस फॉर्म को फिल करना है। और फिल करने के लिए आपको 2 अक्टूबर से 21 अक्टूबर का टाइम दिया गया। यानी 21 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। 2 तारीख को फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, तो टाइम आपके पास बहुत कम है। तो जब तक आप चाहें उससे पहले जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल करें। लास्ट टाइम रश में कुछ भी हो सकता है। तो मेरा नाम महिपाल सिंह भाटिया है और हम देखने वाले हैं एक न्यू नोटिफिकेशन। जो भी न्यू नोटिफिकेशन आता है वो सबसे पहले चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, कभी कभार लेट भी हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इस पर आएगा जरूर। तो जो भी आप नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं, कुछ डाउट है, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अगला जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द आपको मिलता रहे। चलिए, तो आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या है नोटिफिकेशन के अंदर, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या फीस है, क्या सीट्स हैं और क्या एग्जाम पैटर्न है। ये सब हम देखने वाले हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर। ये नोटिफिकेशन आपको इस साइट पे www.nabard.org पे इजीली मिल जाएगा। वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इजीली यहाँ पर ये नोटिफिकेशन वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा, आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके, चलिए। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या है यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है। 2 अक्टूबर से 21 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फीस करने की, फॉर्म फिल करने की और फीस सबमिट करने की। 21 नवंबर यानी एक महीने बाद इसका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। ठीक है, क्या आएगा सिलेबस में ये भी हम देखेंगे, जानेंगे थोड़ी टाइम बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, उसके बाद अब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, ये जो ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है, ये लगभग हर राज्य के लिए, रीजनल ऑफिस के लिए दी गई है। जो पोस्ट क्वालिफिकेशन है या आप कह सकते हैं, वो यहाँ पर दिया गया है कि किस स्टेट में कितनी पोस्ट है, कौन से कैटेगरी की है। फिर आप देखिए कि उदाहरण के लिए, एग्जांपल के लिए, बिहार में 2 पोस्ट यूआर की है, एक पोस्ट ओबीसी की है। तो टोटल 3 पोस्ट बिहार के अंदर आई हुई है। ठीक है, राजस्थान की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर एक पोस्ट यूआर कैटेगरी की है और एक पोस्ट आपके एसटी कैटेगरी की है। ठीक है, और एक पोस्ट आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है। तो टोटल 3 पोस्ट राजस्थान में आई हुई है ऑफिस अटेंडेंट की। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले इसका, साइट पर जाकर देख सकते हैं। जिस स्टेट से फॉर्म फिल करना चाहते हैं वहां से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टोटल जो पोस्ट हैं वो 108 पोस्ट है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टोटल पोस्ट कितनी है, 108 है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे, वो आप देखिए कि जो कर्नाटका है वहाँ पर 6 वैकेंसीज है कर्नाटका रीजनल के लिए और बैंगलोर के लिए, और 2 वैकेंसी मैंगलोर के लिए रहेगी। और महाराष्ट्र में भी 2 वैकेंसी जो है वो महाराष्ट्र आरओ के लिए, रीजनल ऑफिस के लिए है, पुणे के लिए। और 33 जो है वो हेड ऑफिस मुंबई के लिए। वैसे ही यूपी में जो 3 वैकेंसी है वो यूपी रीजनल ऑफिस आरओ के लिए लखनऊ में, और 2 जो है वो एनबीएससी लखनऊ के लिए। तो इस बात को ध्यान देना है, जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर ऐसे कुछ अलग चीजें हैं। उसी के साथ महाराष्ट्र के अंदर, उड़ीसा के अंदर और यूपी के अंदर कुछ बैकलॉग पोस्ट वैकेंसी भी है, यानी पहले जो पोस्टें खाली हैं वो भी हैं। तो वो देखिए कि वैकेंसी महाराष्ट्र में 8 वैकेंसी है और 2 वैकेंसी है। जो 8 जो है एससी कैटेगरी की है, 2 ओबीसी की है। उसी के साथ उड़ीसा में एसटी की 1 वैकेंसी है और वो यूपी में ओबीसी की 1 वैकेंसी है। चलिए, अब हम देखते हैं आगे और क्या क्या इंपॉर्टेंस दी हुई है हमारे लिए यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ईडब्ल्यू जो है वो 2024-25 का आपका होना चाहिए, फाइनेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए इस फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, जो आपको 1 अप्रैल या उसके बाद 2024 के बाद इश्यू करवाया हुआ, ये लेटेस्ट होना चाहिए कुल मिला के बाद, ये हम बोले थे। ठीक है, और जो ओबीसी एप्लीकेंट्स है उनके पास भी ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी लेटेस्ट होना चाहिए 1 अप्रैल 2024 के बाद वाला। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर क्लॉज वाला जो भी क्राइटेरिया चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। चलिए, नेक्स्ट चीज के अंदर और इम्पोर्टेंट चीज क्या दी गई हम देखेंगे अभी। ओके, नेक्स्ट चीज यहाँ पर दी गई आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इस फॉर्म को फिल करने के लिए, वो ये है कि क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर। ऑफिस अटेंडेंट के लिए क्या वर्क रोल रहता है, क्या जॉब रहता है आपका वहाँ पर। तो वहाँ पे दिया गया है यहाँ पे आपको कि आपको फाइल्स को, पेपर्स को मूव करना पड़ता है, कैरी करना पड़ता है।
ठीक है। ये सारे यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कि यार ये काम मेरे लिए सुटेबल है या नहीं, ये जॉब मेरे सुटेबल है या नहीं। इसलिए ना भाई गवर्नमेंट जॉब चाहिए। सबसे पहली चीज आपको अपना फोकस डिटरमाइन करना पड़ता है कि मुझे कहाँ पे जाना है, क्या करना है। तो यह जॉब रोल यहाँ पे दिया गया है, तो आप एक बार देख ले इसको अच्छे से, और उसके बाद इस पोस्ट को अप्लाई करें। ठीक है, नहीं तो सीट खराब करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 2024 तक आपके पास 10th स्टैंडर्ड यानी 10वीं पास आप होने चाहिए। किसी भी स्टेट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको आप 10वीं पास हो जानी चाहिए 1 अक्टूबर 2024 तक। पहली चीज ये। ठीक है। उसके बाद जो डोमिसाइल की जो मूल निवास है जहाँ का, वहीं पर आपका क्या होगा कि रीजनल ऑफिस के अंदर आप अप्लाई करें। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर दी गई है, ताकि जो डॉक्यूमेंट्स का लफड़ा वहाँ पर नहीं रहे, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स रहें। यानी आपके पास मूल निवास वहाँ का होना बहुत जरूरी है जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो कैंडिडेट्स अंडर ग्रेजुएट हैं, 1/10/2024 तक अंडर ग्रेजुएट हैं, ठीक है, वो इस फॉर्म को फिल ना करे। ठीक है, यानी कि अगर 10वीं पास कर लिया आपने तो ठीक है, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया या हायर क्वालिफिकेशन पास कर लिए तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ओनली 10th पास या अंडर अंडर ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने पास कर लिया तो इस फॉर्म को फिल करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसके लिए नॉट एलिजिबल है। ये बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया इन्होंने किया है, बिकॉज कई बार होता क्या है कि 10वीं पास जॉब आती है 10th लेवल की, तो जो एक्चुअल में जॉब लगना चाहते हैं 10th के बाद, ठीक है, या इंटरेस्टेड हैं इसमें भरने के लिए, तो वो कई बार पीछे रह जाते हैं, बिकॉज ग्रेजुएशन या हायर क्वालिफिकेशन वाले भी फॉर्म भरते हैं इसमें, और वो इजीली एग्जाम पास कर जाते हैं, बाकी जो एक्चुअल जिनको लगना चाहिए वो नहीं लग पाते। तो उसके लिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में हैं तो भी आपको कम से कम 10वीं पास आप होने चाहिए, और आपने 15 साल की डिफेंस सर्विस कम से कम वहाँ पे की होनी चाहिए। ठीक है, और उसी के साथ साथ आपने आर्म फोर्सेस के अलावा बाहर से कोई ग्रेजुएशन वगैरह कोर्स नहीं किया होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है आपको। चलिए, अगर आपने अगर कोई कैंडिडेट मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट करता है, ठीक है, अलग अलग स्टेट से, ठीक है, या अक्रॉस स्टेट से, तो उसके पास तो वो वैलिड होगा, और उसको हर एक के लिए एंड फीस अगेंस्ट ऑल अदर एप्लीकेशन विल बी 45, और उसकी जो सारी फीस है वो हट जाएगी, एक ही फीस वहां पर रहेगी। इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो जो आप अगर आप अलग अलग फॉर्म भरते हैं एक ही जगह से या अलग अलग स्टेट से, अगर आप बहुत सारे फॉर्म भरते हैं, मान लो एक कैंडिडेट अगर 10 फॉर्म भरता है, ठीक है, तो क्या होगा, तो वो फॉर्म जो है आपने जो लास्ट फॉर्म भरा है, 10वां नंबर का फॉर्म भरा है, वही फॉर्म आपका वैलिड माना जाएगा, और उसी की फीस आपकी मानी जाएगी, बाकी आपकी सारी फीस जो है वो रद्द हो जाएगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा आप। तो आपको एक ही फॉर्म भरना है, कुल मिला के कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि एक ही फॉर्म भरे, बिकॉज जो लास्ट में फॉर्म भरोगे वही फॉर्म वैलिड माना जाएगा आपका। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि 1 अक्टूबर 2024 तक आपको 10th पास होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। अगर आप एक दिन भी लेट करते हैं, यानी 2 अक्टूबर इसके बाद अगर आप 10th पास करते हैं, रिजल्ट आपको उसके बाद आता, तो भी आप इस पोस्ट के एलिजिबल नहीं है, आपको इसके लिए अप्लाई नहीं करना है। एज लिमिट की बात करें तो इस पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल की है, यानी 1 अक्टूबर 2024 की बात कर रहे हैं, इस डेट तक आप 18 से ऊपर 30 से कम होने चाहिए। यानी डेट ऑफ बर्थ भी दिया, अगर कंफ्यूजन है तो, कि जो 2/10/1994 से पहले पैदा ना हुए हो और 1/10/2006 के बाद पैदा ना हुए हो, इनके बीच वाले डेट ऑफ बर्थ वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट है, यानी 30 साल तक फॉर्म भर पाएंगे। OBC के लिए 3 साल की छूट है, 33 साल तक फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, और PWBD यानी पर्सनल बैकग्राउंड डिसेबिलिटी, उनके लिए 10 साल जनरल कैटेगरी के लिए, 13 साल OBC और 15 साल SC ST के लिए छूट दी गई। उसी के साथ जो विडो है, डाइवोर्स वुमेन है, ठीक है, उनको भी 10 साल की छूट दी गई है, और जो एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, उनको 3 साल की छूट दी गई है, और मैक्सिमम 50 साल की एज होनी चाहिए। ध्यान रखिए इस बात को। ठीक है, उसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट हम और देखेंगे अभी, कि मैंने आपको बताया OBC सर्टिफिकेट जो है वैलिड होना चाहिए 24-25 का। ध्यान रखिएगा। और जो इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पर ये है कि जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स हैं उनको वैलिडिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। SC ST OBC कैंडिडेट्स जो महाराष्ट्र से हैं उनको वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी अपने पास रखना चाहिए, इसका ध्यान दीजिएगा।
चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपका टेस्ट सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, टेस्ट क्या होगा। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो एक तो ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, सॉरी, जो यहाँ पर दिया गया है, जिसमें 4 पोर्शंस आएंगे: रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और जीके। ओके, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स। सब में 30-30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 30-30 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे सारे, यानी 120 क्वेश्चन आएंगे 120 नंबर के, और आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। ओके, 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको, ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके बाद आपका एक एलपीटी होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपको जो भी स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे, जिस स्टेट में रहेंगे, उस स्टेट के ऑफिशियल लैंग्वेज में आपका एक टेस्ट होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो सिर्फ आपको पास करना है। अगर आपने इसको पास नहीं किया तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, तो इसको सीरियसली ले, इसके इसको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। चलिए, उसके लिए लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जो यहाँ पर लिस्ट है एनेक्सर 1 वहाँ पर दी होगी। अभी हम देखेंगे अगर नीचे अटैच है तो, वरना आप साइड से भी जाके देख सकते हैं, या कमेंट डाले तो मैं आपको दोबारा एक पीडीएफ बना के, वीडियो बना के दे दूँगा। चलिए, तो स्कीम ऑफ एग्जाम क्या रहेगा कि एग्जाम जो है, ठीक है, वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। इंग्लिश के ऊपर इंग्लिश में आएगा, ऑब्वियस सी बात है ये। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है रॉन्ग आंसर के लिए, और वो 1/4 है, ठीक है, पेनल्टी के रूप में। यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 मार्क्स कटेगा। ठीक है, 1/4 का मतलब क्या हो गया कि एक नंबर, एक एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 मार्क्स तो कटेगा ही उसका, उसके साथ साथ 0.25 मार्क्स भी कटेंगे। यानी 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 4 की जगह 5 नंबर कटेंगे आपके, कहने का मतलब ये है। चलिए, उसके बाद प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होगा, जो हर एक स्टेट का होगा, उसके अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज जो आपको होगी वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जिसमें आप लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और जिसको आप पढ़ भी सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमारे सामने ये आ रही है, ओके, कि जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो 2 स्टेज पे रहेगी। ठीक है, कट ऑफ में भी अप्लाइड इन 2 स्टेजेस, ऑन स्कोर इंडिविजुअल टेस्ट, ऑन टोटल स्कोर। ये जो इंडिविजुअल टेस्ट हुआ है उस पे, और जो टोटल स्कोर रहेगा उस पे कट ऑफ रहेगा आपका। ये कुल मिला के आपके 2 टेस्ट होने वाले हैं, जैसे मैंने बताया कि आपको प्री और वो देना पड़ेगा। एक तो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और यहाँ पर और दी गई है, कि जो ऑनलाइन टेस्ट में मार्क्स दिए गए हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए काम में लिए जाएंगे। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, अगर कहीं पर टाई हो जाता है किसी केस में, ठीक है, तो जो इक्वल मार्क्स हो जाते हैं किसी दो कैंडिडेट्स के, तो होगा क्या कि जिन्होंने हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है, ठीक है, लेकिन अंडर ग्रेजुएट यानी 10वीं के बाद अगर 12वीं कर रखी है, ठीक है, तो वो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो कि अगर वहाँ भी तय हो जाता है, ठीक है, तो फिर आपके जो हाईयर मार्क्स मिलेंगे आपको, 12वीं में 10वीं में जो हाईयर मार्क्स मिलेंगे वहाँ पर आपको मौका दिया जाएगा। जिसके ज़्यादा मार्क्स है उसको ज़्यादा, उसको चांस मिलेगा। वहाँ भी अगर टाई होता है तो फिर जो एज बड़ी होगी उसको चांस दिया जाएगा। इस बात को ध्यान देना। चलिए, अब एक वेट लिस्ट है कि 50% वैकेंसी जो है उसकी वेट लिस्ट यानी वेटिंग लिस्ट ही बनेगी। ठीक है, उसके अंदर ध्यान रखना है आपको ये बात चीज़ को। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर और ध्यान देने वाली है, ये तो सारी फॉर्म भरने वाली चीज़ें हैं। ओके, फीस की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर फॉर्म 21 तारीख लास्ट डेट है, भर लीजिएगा 21 तारीख से पहले पहले। फीस की बात करते हैं कि SC ST PWB WED एक्स सर्विसमैन के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, लेकिन इंटीमेशन चार्ज है 50 रुपये, ये आपको ध्यान देना है। और जबकि जो ऑल कैटेगरीज है उनके 450 रुपये फीस है, और प्लस 50 रुपये इंटीमेशन चार्ज है, तो आपकी कुल फीस हो जाती है 500 रुपये, और बाकी लोगों की फीस कितनी हो जाती है 50 रुपये। इसके अंदर जीएसटी इंक्लूड है। चलिए, सॉरी, एक्सक्लूसिव ऑप्टिकल जीएसटी, जीएसटी इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है। चलिए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी। यहाँ पर एग्जाम सेंटर आप देख सकते हैं, जिस स्टेट में आप रहते हैं वहाँ का एग्जाम सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपके आसपास है, ऑप्शन होंगे फॉर्म में, आई होप। नहीं हो तो आप देख लेना, जिस स्टेट भरेंगे वहां से आपको इन स्टेट्स के अंदर, इस जगह के अंदर आपको सेंटर मिलने की संभावना रहेगी। जैसे राजस्थान की बात करें, अजमेर है, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर, हनुमानगढ़, भरतपुर, तो यहाँ पर आपको चांसेस मिलेंगे, एग्जाम देने का मौका मिलेगा। चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, पे स्केल कितनी है। तो जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 10,940 मिलेगी पर मंथ रुपए। ठीक है, और उसके बाद स्केल आपकी देख सकते हैं 17,270 से लेकर 19,670 से लेकर बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है, ये स्केल है आपकी, जो लास्ट 32,070 तक जा सकती है। इस बात को आपको ध्यान देना है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके मेरे हिसाब से नोटिफिकेशन के अंदर। आप साइट पे बार बार चेक करते रहे। डेट है 21 नवंबर एग्जाम की, तो उससे पहले आप एक बार जरूर देख लें अपना एडमिट कार्ड, कॉल लेटर वगैरह एग्जाम के लिए।
तो जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ वो मैंने डिस्कस कर ली है यहाँ पर। बाकी सारी चीज़ें आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो वहाँ की है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्म कैसे भरेंगे वो मैंने आपको बता दिया, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम है, क्या, ये चीज़ मैंने आपको सारी बता दी यहाँ पर। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ मिलेगी हम आपको, तो या अगर कुछ आप जानना चाहते हैं स्पेसिफिक तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है, 21 अक्टूबर लास्ट डेट है, 2 अक्टूबर फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो चूकिएगा मत जो भी इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। ओके, तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज की लिस्ट है कि जो आपका एलपीटी होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट उसके लिए। जैसे आंध्र प्रदेश की है तेलुगु, अरुणाचल प्रदेश की इंग्लिश है, छत्तीसगढ़ बिहार के लिए हिंदी है, गोवा के लिए कोंकणी है, गुजरात के लिए गुजराती है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस स्टेट से राजस्थान के लिए हिंदी है, तो जिस स्टेट्स में आप हो, तमिलनाडु के लिए तमिल है, तेलंगाना के लिए तेलुगु है, पंजाब के लिए पंजाबी है, तो आप उसमें इजीली फॉर्म कंफर्टेबल होनी चाहिए लैंग्वेज के अंदर, तो आप ये क्योंकि पेपर होगा इसका वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ध्यान रखिएगा। अब नीचे कुछ फॉर्मेट्स हैं, तो आई थिंक आप पहुंच चुके हैं लास्ट स्टेज पे। तो आप क्या करिएगा कि जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो इस फॉर्म को फिल कीजिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा। और ऐसे ही नए वीडियो जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर दोस्त साथ जॉब करते हैं तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।